स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र। आज का ये वीडियो पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए है। इसके तहत हम लोग कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोरिलेशन को समझा था, कोरिलेशन के टाइप्स कितने हैं उसको जाना था, और इकोनॉमिक्स और सिविक्स का क्या कोरिलेशन है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का ज्योग्राफी के साथ, कॉमर्स के साथ और हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी, भूगोल के साथ अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, क्या सहसंबंध है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि कोरिलेशन क्या होता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाके कोरिलेशन को समझ सकते हैं कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ किस प्रकार का सहसंबंध होता है और कोरिलेशन क्या होता है। ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स का क्या सहसंबंध है, इसके लिए हमको यह जानना ज़रूरी है कि ज्योग्राफी में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं और फिर उसका इकोनॉमिक्स के साथ क्या संबंध है। इकोनॉमिक्स के तहत हम जानते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। व्यापार है, बेरोजगारी है, रोजगार है, उसके बाद में आयात निर्यात, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, सप्लाई, डिमांड, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर देश के बारे में या नेशन के बारे में नहीं, बल्कि ऑल वर्ल्ड के जो नेचुरल सिचुएशन है, प्राकृतिक जो दशाएं हैं, जो जियोग्राफिकल जो परिस्थितियां हैं, जैसे आपका जंगल है, जल है, जीव जंतु हैं, खनिज पदार्थ हैं, लैंड है, और लैंड में कौन कौन से प्रकार के लैंड हैं, कौन कौन से प्रकार की सॉइल है, मिट्टी है, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। और इन्हीं आधारों पर जो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल अर्थशास्त्र के लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य करता है। अब जैसे आप एक उदाहरण के द्वारा इसको आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कारखाना लगाना है, तो कोई कारखाना अगर आपको लगाना है तो उसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनको आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। जिसमें क्या है, ये सबसे पहले तो ये है कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है। जब तक आप वहाँ की भौगोलिक सिचुएशन को नहीं जानेंगे तब तक आप वहाँ इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते हैं, कारखाना नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात सबसे उद्योग के लिए या कारखाने के लिए होती है पानी या जल, वाटर, क्योंकि वाटर बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। इसलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि वाटर है कि नहीं। कच्चा माल कहाँ से आएगा, वहाँ पे जो आप जिस प्रकार की आप फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं उससे संबंधित कच्चा माल वहाँ आपको मिलेगा कि नहीं। यातायात का साधन क्या है, यातायात के लिए सड़क व्यवस्था है कि नहीं है। मतलब सारी ये जो भौगोलिक परिस्थिति है उस परिस्थिति को आप एड्रेस करेंगे, उसके बाद फिर आप वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट शुरू करेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का जो है वो ज्योग्राफी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, और दोनों का कोरिलेशन पॉजिटिव और हाई लेवल का है। इसी प्रकार से और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अगर कोरिलेट करके ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स के साथ कोरिलेट करके अगर स्टडी करेंगे या फिर बच्चों को टीचिंग कराएंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो
आउटपुट है वो अच्छा होगा और बच्चों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हम कोरिलेशन इसीलिए करते हैं या फिर चीज़ों को कोरिलेट करके इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो चीज़ें आसान भी हो जाएं, उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और कम समय में हम अधिक चीज़ों को सीख पाएँ। तो इसी प्रकार से हम ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स के साथ कोरिलेशन करके पढ़ा सकते हैं। और एक इकोनॉमिक्स टीचर का ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक्स को ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स के साथ कोरिलेट करके पढ़ाए, दोनों को सहसंबंधित करके पढ़ाए, जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अगला सहसंबंध है इकोनॉमिक्स का कॉमर्स के साथ। कॉमर्स जो कि इकोनॉमिक्स का ही एक भाग माना जाता था पहले, बाद में इसको वाणिज्य सब्जेक्ट के रूप में अलग किया गया। सबसे पहले जब आप हिस्ट्री में जाते हैं इकोनॉमिक्स की, तो सर्वप्रथम वाणिज्यवादियों ने ही इकोनॉमिक्स का सूत्रपात किया और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, विनिमय है, व्यापार है, उद्योग धंधे, उत्पादन, आय के साधन, ये तमाम सारी चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन समय की परिस्थितियों के साथ, बदलते स्वरूप के साथ कॉमर्स एक अलग स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में हुआ और आज इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इकोनॉमिक्स का कॉमर्स के साथ क्या कोरिलेशन है, इसको जानने के लिए आप सबसे पहले ये जानेंगे कि कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत हमको व्यापार में आयात निर्यात, आंतरिक व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था कैसे होती है, उसमें क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, साख पत्र क्या होता है, अकाउंटिंग या लेखा कार्य क्या होता है, डाक व्यवस्था क्या होती है और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठन कैसे कार्य करते हैं, उनके स्वरूप क्या हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। और वहीं इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो जैसे बैंकिंग व्यवस्था है, तो बैंकिंग व्यवस्था में वो कैसे संचालित होती है, उसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और फिर हम उसको कैसे हर चीज़ को एड्रेस करते हुए और उसको परफॉर्म करते हैं, ये तो वाणिज्य का विषय है। लेकिन जब आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का बैंक के साथ सीधा संबंध होता है, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था अर्थ से जुड़ी हुई है, धन से जुड़ी हुई है और धन का लेन देन और उसकी सेविंग, उसका आउटपुट, ये सारी चीज़ें बैंकों में होती हैं। लोग अपने पैसे को वहाँ जमा करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से निकालते हैं। बैंक से आप अपने क्रेडिट के अनुसार या फिर आपने अगर पहले से जमा किया है तो उसके अनुसार आप वहाँ से लोन लेते हैं, उसको ब्याज देते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों हाईली कोरिलेटेड हैं। और अगर आप कोरिलेट करके कॉमर्स को इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स को कॉमर्स के साथ अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें, बैंकिंग व्यवस्था क्या होती है, व्यापार क्या होता है, बैंक का, डाकघर का संचालन कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों को आप कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो उनको आसानी होगी और अच्छे से समझ पाएंगे। अगला है कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद हिस्ट्री। इतिहास, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है, इसके बारे में अगर हम कहें तो हर चीज़ का एक इतिहास होता है, एक हिस्ट्री होती है। हमने जो भी काम इससे पहले किया है या आपने जो भी कार्य किया है या इससे पहले के जो भी कार्य हुए हैं, चाहे पार्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में आप देख लीजिए, चाहे आप इन जनरल देख लीजिए, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री का अंग बन जाती हैं। लेकिन जब हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आते हैं या पार्टिकुलर किसी के विषय में बात करते हैं तो उसका भी एक इतिहास होता है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का भी एक इतिहास है।
और इस इतिहास को जो हमारा पूर्व में घटित हो चुका है उसको हम कैसे जानेंगे? उसको हम हिस्ट्री के माध्यम से ही जानेंगे। इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई पूर्व में, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पूर्वजों से मिस हो गई, उसके कारण उनको समस्याएं हुई, झेलना पड़ा, या कौन कौन सी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स रहे जिसके कारण हमें रिबेट मिला, हमको फ़ायदा मिला उसका आने वाले दिनों में। तो इन सारी चीज़ों का एक लेखा जोखा होता है जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स की भी एक हिस्ट्री है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आर्थिक जीवन का विकास, जैसे आप एक पॉइंट लीजिए, तो आर्थिक जीवन आज से थोड़ी है। जब इतिहास या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक सब्जेक्ट था उसके पहले भी हम लोग वो कार्य करते थे जो आज कर रहे हैं, और जब ये सब्जेक्ट आया तब भी हम जो अभी कार्य कर रहे हैं, जो पहले करते थे वही कर रहे हैं। बस ये है कि उसका स्वरूप बदल गया है। जैसे मान लीजिए कि आर्थिक जीवन में उत्पादन के बाद उपभोग के बाद उसका विनिमय, ये सारी चीज़ें क्या पहले नहीं होती थी? जब इकोनॉमिक्स नहीं था तो नहीं होती थी, लेकिन बस ये था कि उसका स्वरूप दूसरा था, आज उसका स्वरूप दूसरा है। तो वही आर्थिक जीवन का विकास हम कहेंगे कि कैसे कैसे आर्थिक जीवन का विकास हुआ, इसका नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा? इसका नॉलेज हमें इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री से मिलेगा, या फिर ये जब हम आप इतिहास की तरफ रुख करेंगे और इस पर फोकस करेंगे तब हम देख पाएंगे कि आर्थिक जीवन पहले कैसे हुआ करता था, और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ने लगे, मानव का विकास हुआ, बहुत सारी चीज़ें और आविष्कार हुआ, उसके बाद फिर आर्थिक जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। और आज का परिदृश्य जो है वो आपके सामने है। विनिमय का स्वरूप क्या था, कौन कौन सी वस्तुएं पहले थीं, कौन कौन सी वस्तुएं आज हैं, उन वस्तुओं का स्वरूप पहले क्या था, आज क्या है। इसी प्रकार से इंडियन करेंसीज कौन कौन सी थी, ये हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है। आप इतिहास के माध्यम से, वास्तव में है इकोनॉमिक्स का, लेकिन आप इसको जान पाएंगे हिस्ट्री के माध्यम से कि कौन कौन सी मुद्राएं भारत में प्रचलित थीं। बहुत प्रकार की मुद्राएं थी, टका है, उसके बाद में चांदी की जो मुद्रा पहले होती थी, और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं पहले चलती थी। जैसे अभी के ज़माने में अगर रिसेंटली बात करें तो पैसा चलता था, अभी पैसा बंद हो गया है। 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे। अभी 50 पैसे तो आप लोग देखे होंगे, रिसेंटली अभी बंद हुआ है जल्दी में ही। तो मुद्राओं का जो एक स्वरूप था वो कैसे धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा, और आज का स्वरूप आप देख लीजिए, करेंसी आ गई है, सिक्के भी हैं, करेंसी भी हैं। और उसके बाद में प्लास्टिक जो मनी है, तो क्या पहले प्लास्टिक मनी थी? नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे परिवेश बदलता गया, समय बदलता गया, आविष्कार हुआ, तो आज आपके सामने विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं। पहले के ज़माने में इस प्रकार की मुद्राएं थी लेकिन उनका स्वरूप दूसरा था। तो उनको जानने के लिए हमें हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। यातायात के साधन की अगर आप बात करेंगे तो ये भी हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट होगा कि पहले के ज़माने में कौन कौन से यातायात के साधन होते थे। आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, ट्रक, बस, ये सारी चीज़ें हैं। पहले आदमी बैलगाड़ी का सहारा लेता था, या फिर और जो हाथ से गाड़ियाँ चलती थी उसको धक्का लगा के, या फिर और विभिन्न प्रकार के, तो वो भी यातायात के साधन थे। उससे भी लोग अपने चीज़ों को इधर उधर ले जाते थे, ले आते थे। लेकिन आज का समय बदल गया और विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हुए उसके तहत आप इंजन से चलने वाली गाड़ियाँ आ गईं, तो उनका स्वरूप धीरे धीरे बदल गए। भारतीय उद्योग की अगर बात करें, कौन कौन से उद्योग पहले थे, कौन कौन से उद्योग अब हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई वैसे धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलता गया। और हम इस चीज़ का संग्रह कहाँ किए हैं? इस चीज़ का संग्रह हमने किया है इतिहास में, और इतिहास के द्वारा पहले कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, पहले कौन कौन सी चीज़ें नहीं हुई हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूर्व में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ऐसे ही इतिहास का अर्थशास्त्र के साथ एक कोरिलेशन है।
पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर आप इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करके अगर उसकी टीचिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चों का आउटपुट ज़्यादा होगा। कम समय में आप उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं और बच्चे सीख भी सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र का एग्रीकल्चर साइंस के साथ क्या कोरिलेशन है, तो आपको चूँकि पता है कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत मिट्टी, बीज, खाद, पानी, यंत्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन क्या इन सारी चीज़ों का इकोनॉमिक्स के साथ कोरिलेशन है? तो अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, कोरिलेशन है। क्योंकि चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पानी हो, हर चीज़ में अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और दोनों चीज़ों को मिला के आप अगर इसकी स्टडी करेंगे या बच्चों को कराएंगे तो कृषि विज्ञान क्या है और अर्थशास्त्र क्या है और ये दोनों कैसे घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, या फिर इन दोनों के जो कार्य व्यवहार हैं उन कार्य व्यवहार के द्वारा आप दैनिक जीवन को कैसे सुगम बना सकते हैं, कैसे सरल बना सकते हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करते हैं। मान लीजिए आपको खेत में कार्य करना है, सिंचाई करना है, गुड़ाई करना है, जुताई करना है, बुआई करना है, यंत्र खरीदना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको उसके लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप अर्थशास्त्र में आएंगे। तो उसके थ्रू आप उन यंत्रों को हायर करेंगे या उनको परचेज करेंगे। भाई आप मार्केट में जाएंगे तो आप उन यंत्रों को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं। अब जो भारतीय ऋण की जो व्यवस्था है उसको कैसे आप जानेंगे और उसका समाधान कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़नी पड़ेंगी। और यंत्र या फिर खाद या फिर बीज ये मार्केट में आपको मिलेंगे, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और ये कृषि से संबंधित है। तो आपके पास पैसा नहीं है तो आपको हो सकता है बैंक में जाना पड़े, आपको ऋण लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, किसी भाई बंधु से लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आप व्यवस्थित करके उसको खरीदेंगे। उसके बाद में पशुपालन है, ये भी कृषि का अंग है। तो पशुपालन में आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे आप पशुओं को ले आएंगे, कैसे खरीदेंगे। उसके बाद में अगर कोई कीटाणु आपकी फसल पर हमला करते हैं तो उन कीटाणुओं से आप कैसे बचेंगे, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और उन कीटाणुओं का जो तमाम ये पेस्टिसाइड आते हैं, तमाम केमिकल आते हैं, उन केमिकल को लाके आप अपनी खेती को बचा सकते हैं। तो फसलों को कीटाणुओं से बचाने का साधन हो, सघन खेती का साधन हो, पशुपालन की समस्या हो, कृषि को उन्नत करना हो और सिंचाई के साधनों को डेवलप करना हो, ये सारी चीज़ें कृषि के अंतर्गत आएंगी। लेकिन इसके साथ ही इसका संबंध अर्थशास्त्र से भी है, क्योंकि बिना अर्थ के आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो जब इन सारी चीज़ों को आप कोरिलेट करते हैं और कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे उनका जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है और उनको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है और वो किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो उनकी सोच है, उनका दायरा है, वो विस्तृत होता है धीरे धीरे। और हम टीचरों का यही कर्तव्य है, और आने वाले दिनों में आपको भी टीचर बनना है, तो आपका भी यही कर्तव्य है, आपका भी यही दायित्व है कि आप बच्चों का ज्ञानवर्धन करें, चीज़ों को इस ढंग से पढ़ाएं, इस ढंग से बताएं कि उनका जो नॉलेज है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाए और उन चीज़ों को वो अपने दैनिक जीवन में उनका अप्लाई कर सकें, उनका एप्लीकेशन कर सकें। इसलिए चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, इन सारी चीज़ों का
जो सहसंबंध है वो इकोनॉमिक के साथ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर विषय का एक दूसरे के साथ सहसंबंध होता है। कोई भी विषय आप उठा के देख लीजिए, जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य विषयों का भी दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध है। बस ये है कि हमको उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी। जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और कोरिलेट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें कोरिलेट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से एक शिक्षक का ये भी कर्तव्य है कि वो इकोनॉमिक को एग्रीकल्चरल साइंस के साथ कोरिलेट करके पढ़ाए, जिससे कि आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो, बच्चों का आउटपुट ज़्यादा हो और वो उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।